मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग मैथ का ज्योमेट्री सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। आज से आपका जेटेड पेपर 1 एंड पेपर 2 जो मैथ का सेक्शन है, वहां पर आपका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति का ये पहला क्लास है जिसमें हम लोग लाइंस एंड एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये आपका सीट नंबर 1 है जिसमें हम लोग मोस्टली कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। और किसी भी एग्जाम में और खास करके मैथ में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिंदु की परिभाषा क्या है। तो बिंदु क्या है? बिंदु एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका ना तो कोई शेप होता है ना तो कोई साइज होता है। तो पॉइंट का ना ही शेप होगा ना ही साइज होगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग बहुत सारे बिंदु को हम लोग ड्रॉ करें, बहुत सारे बिंदु को ड्रॉ करें और क्या बने, बहुत सारे बिंदु को ड्रॉ करेंगे और इसको हम लोग खींच देंगे, तो आपको जो ज्योमेट्रिकल फिगर प्राप्त होगी उसे हम लोग लाइन के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग रेखा कहते हैं। यानी रेखा किसे कहते हैं? रेखा वो है जिसमें केवल लंबाई होती है और इसमें चौड़ाई और मोटाई नहीं होता। इसमें आपको फिगर में तो दिख रहा होगा थोड़ा सा इसका चौड़ाई है मोटाई है, बट अगर हम लोग ओरिजिनली बात करें तो लाइन यानी कि रेखा का सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है, इसका चौड़ाई और मोटाई आपका नहीं होता है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका, वो है समतल। प्लेन किसे कहते हैं हम लोग? तो समतल उसे कहते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई होगा बट कोई मोटाई नहीं होगा। जैसे ये आपका एक समतल यानी कि एक प्लेन आपका सरफेस है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऊपर से ये जो सरफेस है, ये क्या है? आपका एक प्लेन सरफेस है। तो इसमें क्या है, जो प्लेन सरफेस होगा या जो प्लेन होगा उसमें आपका लेंथ होगा, क्या होगा? आपका लेंथ होगा और आपका ब्रेड्थ होगा यानी कि चौड़ाई होगा, बट इसका कोई मोटाई नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा कि प्लेन का लंबाई होता है चौड़ाई होता है बट मोटाई आपका नहीं होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपका पॉइंट आता है रेखाखंड और किरण के बारे में। तो रेखाखंड क्या है? तो जब किसी, सबसे पहले आप देखेंगे एक रेखा, रेखा जो होती है दोनों साइड से आगे बढ़ती रहती है इंफिनिटी तक। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, रेखा का कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, दोनों साइड से ये आगे इंफिनिटी तक बढ़ते रहेगा। और रेखाखंड किसे कहेंगे? तो रेखा का वो भाग जिसका दो अंत बिंदु है। अब किसी रेखा में आप दो एंड पॉइंट खींच देंगे, दो एंड पॉइंट ड्रॉ कर देंगे हम लोग, तो वो आपका क्या बन जाएगा? लाइन सेगमेंट बन जाएगा, जिसे हम लोग रेखाखंड के नाम से जानते हैं। अगर आप बात करें कि आप रेखाखंड को कैसे, रेखा को आप कैसे डिनोट करेंगे, तो रेखा को हम लोग ए बी के ऊपर इस टाइप के लिख करके हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। इस टाइप का एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी तक कि रेखाखंड को हम लोग किस प्रकार से डिनोट करते हैं, रेखा को हम लोग किस प्रकार से डिनोट करते हैं और किरण को। तो रेखा को हम लोग डिनोट करते हैं, ऊपर में उसका नाम लिख देते हैं और इस प्रकार का बार हम लोग बना देते हैं जब दोनों साइड में आपका तीर का निशान होता है। अगर हम लोग रेखा खंड को दर्शाना हो तो रेखा खंड को दर्शाने के लिए जो रेखा खंड है उसका नाम लिखते हैं और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक बार लगा देते हैं। और आप याद रखिएगा कि जो रेखा खंड होती है इसका दो अंत बिंदु होता है। अब हम लोग बात करेंगे किरण। तो किरण का एक ही अंत बिंदु होगा, यानी जहां से ये किरण स्टार्ट हो रहा होगा वही उसका अंत बिंदु या शुरुआत बिंदु होगा। और ये उसका दूसरा पॉइंट जो होगा वो इंफिनिटी तक जाएगा। तो इस प्रकार के ज्योमेट्रिकल शेप को हम लोग किरण के नाम से जानते हैं। और किरण को अगर आपको दर्शाना है तो हम लोग क्या करेंगे? उसका नाम लिख देंगे और फिर उसके ऊपर एक तीर का निशान लगा देंगे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ए बी क्या है, ए बी एक किरण है। तो ये सारे छोटी छोटी बातें जो है आपको याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। साथ ही जब आप सवाल हल करेंगे तो आपको ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी। अब हम लोग बात करेंगे संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु के बारे में। तो सबसे पहले आता है आपका संरेख बिंदु, जिसे हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि तीन या तीन से अधिक बिंदु संरेख कहलाएंगे यदि वो एक ही रेखा पर स्थित है। यानी मान लेते हैं कि हम लोग कोई तीन बिंदु हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, और ये तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा पर स्थित है तो इस, तो इन तीनों बिंदुओं को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। बट अगर ये तीनों बिंदु एक रेखा पर ना होके जैसे तैसे हो, जैसे यहाँ पर आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, तो इसे हम लोग असंरेख बिंदु के नाम से जानते हैं, यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। सेकंड, आपको रेखा के बारे में याद रखना है इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब किसी एक ही तल पर दो रेखा, जैसे मान लेते हैं ये एक रेखा है और आपका ये एक दूसरा रेखा है, एक दूसरे को काट दे। यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा खराब बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक रेखा ड्रॉ कर रहे हैं और दूसरा आपका ये एक रेखा ड्रॉ कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को कहीं पर क्या कर रहा हो? प्रतिच्छेद कर रहा है, कट कर रही है। तो इस प्रकार के रेखा को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस के नाम से जानते हैं।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही एग्जाम नोनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको बैचेस देखने को मिलेगा जेटेट को लेकर के। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा, और कर्व्ड लाइन जो मुड़ा हुआ हो उसे हम लोग कर्व्ड लाइन के नाम से जानते हैं। डायग्राम आप याद रखिएगा। पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं? जब दो लाइन इस प्रकार से व्यवस्थित हो। पैरेलल लाइंस के बारे में हम लोग डिटेल्स में अब देखेंगे कि दोनों अगर अनंत तक दोनों को बढ़ाएंगे तो भी ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद ना करें, तो इस प्रकार के लाइंस को हम लोग पैरेलल लाइंस के नाम से जानते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस तो आपको समझ में आ गया। परपेंडिकुलर लाइंस हो गया कि जब कोई एक लाइन दूसरे लाइन पर 90 डिग्री बनाए तो उसे हम लोग परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे क्या हो गया, लाइंस का टाइप हो गया, रेखाओं का प्रकार हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे आपके पास आएगा कोण, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोण से आपका क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कोण का फॉर्मेशन कैसे होता है यह आपको समझना होगा। जब कोई भी दो किरण, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक किरण कौन सा है, ओबी। ओबी आपका एक किरण है, वो दूसरा आपका एक किरण दिख रहा है ओ ए। जब कोई भी दो किरण, एक किरण ए ओ बी और एक किरण ओ ए, एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो क्या फॉर्मेशन होती है, एंगल की फॉर्मेशन होती है। आपको यहाँ दिख रहा होगा जो ओ शीर्ष है, वर्टेक्स है, यहीं से जो है आपका दोनों किरण की शुरुआत हो रही है, ओ ए किरण की और ओ बी किरण की। तो इस प्रकार का जब फॉर्मेशन बनाएगा तो किसका निर्माण होगा, कोण को निर्माण होगा। और कोण के निर्माण के लिए दो जो आपका किरण है उसे हम लोग भुजा के नाम से जानते हैं, और जो उभयनिष्ठ अंत बिंदु होती है उसे हम लोग शीर्ष के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ओ पॉइंट क्या है, इस कोण का क्या है, शीर्ष है आपका। तो ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर कोण को जब हम लोग लिखते हैं तो दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एक हो गया आपका एंगल ए ओ बी, यानी आप इधर से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका एंगल बी ओ सी, यानी कि आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट जो अवयनिष्ठ बिंदु है, जो पॉइंट ओ है, उसको हम लोग हमेशा बीच में रखेंगे। इसे हम लोग कहीं कहीं एंगल ओ भी लिखकर हम लोग डिनोट कर सकते हैं। बट अगर पूरा का पूरा कोण को हम लोगों को लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं, एंगल ए ओ बी, ओ को हम लोग बीच में रख रहे हैं, या एंगल बी ओ सी, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। अभी एक दो दिन हैंड राइटिंग इस बोर्ड में खराब रहेगा, क्योंकि ये बोर्ड पहली बार आया है तो इसमें थोड़ा सा हैबिचुअल होने में टाइम लगेगा। फिर आपको हैंड राइटिंग बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोण के प्रकार। और कोण के प्रकार से आपका बहुत सारे डाउट आपका क्लियर होगा, और यहाँ से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो कोण के प्रकार में सबसे पहला आता है आपका समकोण, यानी कि राइट एंगल। समकोण किसे कहते हैं, जिस कोण की माप आपका 90 डिग्री हो, जिस कोण की माप क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे हम लोग समकोण के नाम से जानते हैं। कोण को हम लोग डिग्री में मापते हैं, और ये आपको दिख रहा होगा कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। तो ये किस प्रकार का कोण है, ये एक राइट एंगल है। दूसरा है आपका एक्यूरेट एंगल, जिसे हम लोग न्यून कोण के नाम से जानते हैं। और न्यून कोण क्या होती है कि जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो उसे हम लोग 90 डिग्री उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम। जैसे आपका 30 डिग्री का कोण, तो 30 डिग्री का कोण कौन सा कोण हो जाएगा, 30 डिग्री का कोण आपका हो जाएगा न्यून कोण, क्योंकि इसका माप जो है 0 डिग्री से बड़ा है बट 90 डिग्री से छोटा है। उसी प्रकार से अगर 89 डिग्री की बात करेंगे हम लोग, तो 89 डिग्री आपका न्यून कोण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री से छोटा है। उसी प्रकार से 45 डिग्री कौन सा एंगल हो जाएगा, आपका न्यून कोण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपका 90 डिग्री से छोटा है। 1 डिग्री कौन सा कोण होगा आपका, आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1 डिग्री किस प्रकार का कोण है, तो 1 डिग्री आपका इक्वेट एंगल है, क्योंकि इस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से आपका छोटा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे और दो टाइप आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। एक इंपॉर्टेंट टाइप है आपका अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं, तो जिस कोण का माप जो है 90 डिग्री से बड़ा हो, क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से कम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपका 91 डिग्री हो गया, 95 डिग्री हो गया, 105 डिग्री हो गया, इवन दो 179 डिग्री तक, ये सारे कोण कौन सा कोण होगा, आपका अधिक कोण। तो यहाँ पर हम लोग देखे थे ये आपका 90 डिग्री था, तो ये कोण जो है आपका 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा, यानी इसी के बीच में कहीं पर रहेगा, उसे हम लोग अधिक कोण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ अधिक कोण आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे रिजु कोण, जिसे इंग्लिश में हम लोग स्ट्रेट एंगल के नाम से जानते हैं। तो स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं कि जिस कोण की माप 180 डिग्री हो उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल के नाम से जानते हैं। सिंपली जैसे हम लोग थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देखे थे, तो हम लोग कौन सा नाम दिए थे, उसका समकोण बोले थे उसको। उसी प्रकार से जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे, उसे हम लोग बोलेंगे रिजु कोण के नाम से, उसे हम लोग जानेंगे। तो यहाँ तक आपको
समझ में आ गया, कोनों के प्रकार में 4 टाइप अभी तक हम लोग कवर कर लिए। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे हम 5वां टाइप है आपका, और वो 5वां टाइप है आपका प्रतिवर्ती कोण, जिसे हम लोग इंग्लिश में रेफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते हैं। तो ये रेफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि वैसा कोण जिसका माप जो है आपका 180 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, और 360 डिग्री से छोटा होगा, उसे हम लोग रेफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते हैं। जैसा आपसे पूछ दिया जाएगा कि 185 डिग्री एंगल का कोण का कौन सा प्रकार है, तो 185 जो है आपका एक प्रतिवर्ती कोण यानी कि रेफ्लेक्स एंगल है। ये रेफ्लेक्स एंगल क्यों है, क्योंकि ये 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि 358 डिग्री ये कौन सा कोण है, तो ये आपका कौन सा कोण है, आपका रेफ्लेक्स एंगल है। क्यों रेफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि ये 360 डिग्री से आपका छोटा है। तो यहाँ तक आपको रेफ्लेक्स एंगल वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जहां से क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, पूरक कोण किसे कहते हैं। जब दो कोणों की माप का योग आपका 90 डिग्री होगा तो उसे हम लोग पूरक कोण के नाम से जानते हैं। जैसे ये डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पर दो एंगल दिख रहा है आपके, एक एंगल एक्स है और एक एंगल आपका वाई है। और ये दोनों कोणों को जब आप आपस में जोड़ेंगे और उसका माप अगर 90 डिग्री आ रहा है, तो वो कोण हमेशा कौन सा कोण होगा, आपका पूरक कोण होगा, एक दूसरे के पूरक होगा। जैसे आपसे क्या क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि आपसे एक्स का वैल्यू दे दिया जाएगा 30 डिग्री, और आपसे पूछा जाएगा कि 30 एक्स का वैल्यू अगर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के पूरक कोण का मान कितना होगा। तो 30 का पूरक कितना होगा, हम लोग क्या जानते हैं, पूरक कोण किसे कहते हैं, दोनों कोणों को जोड़कर हम लोगों को 90 आना चाहिए। तो एक कोण का वैल्यू 30 है तो दूसरा कितना आ जाएगा, आपका 60 डिग्री आ जाएगा। उसी प्रकार से आपसे पूछ दिया जाएगा कि अगर एक्स का वैल्यू 20 डिग्री दिया हुआ है, तो 20 डिग्री का पूरक कोण का मान कितना होगा। तो 20 डिग्री के पूरक कोण का जो मान होगा वो कितना होगा, आपका 70 डिग्री होगा। दोनों को मिला करके कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब एक दूसरा आता है आपका संपूरक कोण, जिसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानते हैं। और ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या होती है, जब दो कोणों की मापों की योग आपका 180 डिग्री होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संपूरक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे हम लोग संपूरक कोण कहेंगे। जैसा आपसे बोल दिया जाएगा कि मान लेते हैं कि एक्स का वैल्यू जो है वो कितना है, 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री के संपूरक कोण का मान कितना होगा। तो 50 डिग्री का जो संपूरक होगा उसका मान कितना होगा, 130 होगा। आप दोनों को जोड़ेंगे 130 प्लस 50 तो कितना आएगा आपका, 180। वह दोनों कोणों को जोड़कर जब वैल्यू 180 आता है तो उसे हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। अब आता है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है आपका शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जब दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 4 गो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये 4 एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। तो आमने सामने की जो कोण है उसे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे एक्स और जेड है, डब्ल्यू और वाई है, और ये दोनों आपस में बराबर भी होती है। यानी कि यहाँ पर अगर एक्स का वैल्यू 30 डिग्री है, तो आप जान लीजिए कि जेड का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पर अगर वाई का वैल्यू आपका 60 दिया हुआ है, तो यहाँ पर डब्ल्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका 60 डिग्री हो जाएगा। और पूरा का पूरा यहाँ पर किसी बिंदु पर जो पूरा कोण बनता है वो कितना होता है, 360 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर आपको शीर्षाभिमुख कोण वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे आपका है आसन्न कोण। आसन्न कोण हम लोग किसे कहते हैं, जब कोण का फॉर्मेशन इस प्रकार हो कि दोनों कोणों का एक ही उभयनिष्ठ शीर्ष हो। जैसे आप यहाँ पर सी देख रहे हैं, सी जो है वर्टेक्स है। आप यहाँ पर दो कोण है, आपका एक कोण है एंगल ए सी डी, कौन सा कोण है, एंगल ए सी डी, और दूसरा आपका एक एंगल है बी सी डी। और दोनों एंगल में आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो है सॉरी, इसका उभयनिष्ठ शीर्ष एक कॉमन शीर्ष है, कॉमन वर्टेक्स है, और साथ ही साथ एक उभयनिष्ठ भुजा हो, उसे हम लोग आसन्न कोण कहते हैं। और एक दूसरे को क्या करे, ओवरलैप ना करता हो, तो उसे हम लोग आसन्न कोण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका एक्स और वाई किस प्रकार का कोण है, आसन्न कोण है। और आसन्न कोण से संबंधित एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, जिसे हम लोग कहते हैं रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म के नाम से जानते हैं। तो कोणों का जो रैखिक युग्म होता है वो जनरली कुछ नहीं और आसन्न कोण ही होता है। और यहाँ पर जो दो आसन्न कोण है, ये दो आसन्न कोण आपस में कितना डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा, 180 डिग्री आएगा। आपसे y का वैल्यू पूछ दिया जाएगा और x का वैल्यू दिया रहेगा। तो मान लेते हैं कि x का वैल्यू यहाँ पर आपको कितना दे दिया गया है, 70 डिग्री दे दिया गया है। तो यहाँ पर y का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, तो y का वैल्यू आपका 110 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू x का कितना, 70 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे, और y का निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, y का निकालने के लिए 180 में से हम लोग 70 डिग्री क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपका यहाँ पर कितना वैल्यू निकल कर आ जाएगा, 110 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोग रैखिक युग्मों में क्या होती है,
दोनों कोणों का जो योग होती है वो हमेशा कितना डिग्री के बराबर होती है? 180 डिग्री के बराबर होती है। अब सेशन को लाइक भी करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। अब समांतर रेखा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको समांतर रेखा तो अभी तक समझ में आ ही गया होगा कि किसी भी प्लेन में स्थित ऐसी रेखाएं जो एक ही दिशा में जाती है और कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगा। आप इसको कितनों आगे बढ़ा दे, अनंत बिंदु तक बढ़ा दे, बट ये दोनों आपस में कहीं कहीं पर भी क्या करेगा? इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। जब कोई एक जब कोई एक तीसरी रेखा इन दोनों समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करेगा तो उसे हम लोग तिर्यक रेखा के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल लाइंस। क्या है? ए बी और सी डी आपका यहाँ पर पैरेलल लाइंस है। और ई एफ तिर्यक, ई एफ क्या है? एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो ए बी और सी डी को क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ई एफ क्या है? ई एफ आपका तिर्यक रेखा है। और ये तिर्यक रेखा देख पा रहे होंगे आप कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स का यहाँ पर फॉर्मेशन कर रही है। और ये सारे एंगल्स का क्या नाम है? डिटेल्स में हम लोग बात करते हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। जब भी दो रेखाएं आपस में समांतर होती है तो तीसरी रेखा भी उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ए बी सी डी के समांतर है तो हम लोग ए बी पैरेलल सी डी, यानी पैरेलल का साइन ये वाला जो है आपका पैरेलल का साइन है। अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो थ्योरम क्या है कि वह रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ए बी और सी डी क्या हुआ? पैरेलल है। और आपको क्या दिया गया है कि सी डी और ई एफ भी पैरेलल है। ये दोनों आपको दिया हुआ है कि ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। और सी डी ई एफ का पैरेलल है। तो आप ये थ्योरम याद रखिएगा। तो इस केस में ए बी भी किसके पैरेलल होगा? ई एफ का पैरेलल होगा। यानी कि वह रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर है परस्पर समांतर होती है। अब यहाँ पर आप जो कोण का निर्माण हो रहा है सारे कोण का नाम आप याद रखिएगा। सबसे पहला जो कोण बनता है जिसे हम लोग बाह्य कोण के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो एंगल 1 है ये आपका बाहर है, ये एंगल 2 है क्या आपका बाहर है। ये जो पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस आपको दिख रहा है, इसका नाम दे देते हैं ये बी है आपका, ये सी है और ये डी है। तो ये जो 1 और 2 वाला जो आपका एंगल दिख रहा है ये आपका ए बी के ऊपर है। उसी प्रकार से जो 7 और 8 वाला है ये भी आपका सी डी के बाहर है। तो इसे हम लोग बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल के नाम से जानते हैं। आंतरिक कोण किसे कहते हैं? ये दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर में देख पा रहे होंगे आप एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 बना हुआ है। ये चारों एंगल कौन सा एंगल है? ये चार आपका इंटीरियर एंगल है जिसे हम लोग आंतरिक कोण के नाम से जानते हैं। तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 ये सारा आपका आंतरिक कोण हो गया। अब एक आता है संगत कोण। संगत कोण किसे कहते हैं? तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो पैरेलल लाइंस है उसके बाहर का एक एंगल एंगल 1 और अंदर में जो एंगल 6 है, इस प्रकार का जो फॉर्मेशन बन रहा है एंगल 1 और 6 का, इसे हम लोग संगत कोण के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका बनेगा ये अंदर वाला एक और बाहर वाला एक ही साइड में हम लोग लेंगे तो ये 4 और ये 8 ये आपका संगत कोण हो जाएगा। उसी प्रकार से ये बाहर का लेंगे हम लोग एक साइड का 2 और इसी के अंदर वाला एक साइड में क्या है 5 है। तो 2 और 5 कौन सा एंगल बनाएगा? संगत कोण बनाएगा। उसी प्रकार से अंदर में जो एंगल 3 है और बाहर का एंगल 7 है ये कौन सा एंगल का फॉर्मेशन करेगा? ये आपका संगत कोण का फॉर्मेशन करेगा। फिर आपका आता है एकांतर आंतरिक कोण, एकांतर कोण। तो एंगल 4 और एंगल 5 ये आपके जैसे ये है एंगल 4, ये है एंगल 5, यानी कि ये जो आपका पैरेलल लाइंस है और इस पैरेलल लाइंस के इधर वाला एक अंदर में जो एक कोण है और उसी के एकांतर में और एक कोण है इधर। तो ये दोनों कोण क्या है? आपस में क्या है? एकांतर कोण के नाम से जानते हैं। तो आंतरिक भी होती है और इसका बाह्य भी होती है। बाह्य में कौन कौन सा आ जाएगा? ये जो आपका एंगल 1 है और इधर आपका जो एंगल 7 है ये आपका बाह्य आंतरिक कोण हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो आपका एंगल 2 है और इधर जो आपका एंगल 8 है ये आपका बाह्य आंतरिक कोण में आएगा। तो इसे हम लोग एकांतर बाह्य कोण या बाह्य एकांतर कोण के नाम से जानते हैं। अब इसको लेकर के आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना है। सबसे पहला चीज आपको याद रखना है कि संगत कोणों का जो युग्म होती है वो आपस में बराबर होती है। संगत कोणों का युग्म क्या होती है? आपस में बराबर होती है। यानी कि यहाँ पर एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 6 का। एंगल 4 किसके बराबर होगा? एंगल 8 का। एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 5 का। और एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 7 का। उसी प्रकार से जो ऊर्ध्वाधर कोण या ऊर्ध्वाधर विपरीत कोण, जैसे यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 3, इससे पहले हम लोग बात किए थे शीर्षाभिमुख कोण जिसे हम लोग कहते हैं, ये आपस में बराबर होती है। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा,
एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 5 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 6 एंगल 7 के बराबर होगा। उसी प्रकार से जो एकांतर आंतरिक कोण होता है, जैसे कि एंगल 4 एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 6, ये आपस में बराबर होती है। यानी एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 होगा। उसी प्रकार से जो एकांतर वाज्य कोण होता है, ये भी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। और साथ ही साथ तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंत कोणों की जो युग्म होती है, उसे हम लोग वो संपूरक होती है। जैसे यहाँ पर आपको फॉर्मेशन दिख रहा होगा, ये जो आपका फॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ 1 और 2 का, तो ये आपस में एंगल 1 और एंगल 2 का जो योग होगा आपस में कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होगा, आपस में संपूरक होगा। उसी प्रकार से जो अंदर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एंगल 4 और इधर आपको दिख रहा होगा एंगल 3, तो इन दोनों का आप आपस में जोड़ेंगे तो दोनों कोणों का योग कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखिएगा। और साथ ही अंत में हम लोग बात करते हैं बैचेस के बारे में। आपका बैचेस जो है लॉन्च कर दिया गया है और बैचेस में आपका वीडियो क्लासेस भी अब ऐड कर दिया गया है। यानी कि अब आपको नोट्स के साथ साथ आपको वीडियो क्लासेस भी देखने को मिलेगा बैचेस में। पहले हम लोग वीडियो क्लासेस ऐड नहीं किए थे, बट अब हम लोग इसमें वीडियो क्लासेस को भी ऐड कर दिए हैं। इसमें आपको सीडीपी 30 मार्क्स, मैथ साइंस का 60 मार्क्स, सीडीपी और सोशल साइंस, और साथ ही साथ पेपर 1 का भी कोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इन सारे कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से आप इन सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत कोई का डाउट था कि जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा वो किस प्रकार का होगा, तो वो आपका एज पर द पैटर्न होगा। और टोटल 15 टेस्ट सीरीज हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आपका क्षेत्रीय भाषा आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जो 120 नंबर है वो आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पर 30 मार्क्स वो आपको अपने क्षेत्रीय भाषा, जो भी रीजनल लैंग्वेज आप रखेंगे, उसी के हिसाब से आपको अपने से तैयारी करना होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन कैसा लगा, सेशन के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा, सो दैट आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट हम लोग डिलीवरी कर पाए। अभी जो हम लोगों का नया पैनल लगा है, इस पैनल में कैसा लगा आप लोगों को, इसका भी फीडबैक जरूर दीजिएगा आप लोग, कि पहले वाला पैनल बेहतर था कि ये पैनल आपका बेहतर है। इस पैनल में आपको बहुत सारे नए नए चीज देखने को मिलेगा। आज तो हम लोग पहले दिन इस पैनल में क्लास लिए हैं, उसके बाद और जैसे जैसे हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे तो इसमें बहुत सारे नया नया चीजें आपको ऐड होगा इसमें। इस पैनल में सबसे बढ़िया बात क्या लगा कि इसमें कलर चेंज बहुत ही आसानी से हो जा रहा। पिछले वाला पैनल में कलर चेंज आसानी से नहीं होता था। इस पैनल में और एक खासियत क्या है कि इसमें हम लोग इमेज भी ड्रॉ कर सकते हैं और इस इमेज को हम लोग डायरेक्ट गूगल से यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू आपको समझा सकते हैं। तो वहां पर और बेहतर हो सकती है, जो इंटरेक्शन है वो बेहतर होगा आपका। और हम लोग सीडीपी में पढ़ते हैं कि जब एक्टिव इंटरेक्शन होता है तब लर्निंग सबसे बेस्ट होती है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।